ओके, हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू मास्टर्स क्लासेस और मेरा नाम संतोष कुमार है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आईआईटी एग्जाम बायोटेक्नोलॉजी 2016 का जो प्रीवियस ईयर पेपर है, उसमें जो मैथमेटिक्स पोर्शन है क्वेश्चन आए वो ये सिलेबस है। तो इस सिलेबस से बेस्ड जो भी क्वेश्चन आए उसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करें। कितने क्वेश्चन आए टोटल? इसमें 10 क्वेश्चंस आए हैं। जैसे ये 2 मार्क्स का है, 2 + 2 4, 4 + 1 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 to 11, 11 + 2 13, and then 14, 15, 16। तो टोटल इस 2016 वाले पेपर में टोटल 16 मार्क्स के मैथमेटिक्स से क्वेश्चन है। टोटल 10 क्वेश्चन है जिसका कंट्रीब्यूशन 16 मार्क्स का है। तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये कह रहा है कि from the set of 10 numbers 1 to 10, 3 numbers are selected at random without replacement. So 3 numbers are selected at random without replacement. So the probability that sum of these selected number is 9. तो हमने 3 नंबर एट रैंडम सेलेक्ट किया। तो मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस जो होगा, जब हम लोग 3 एलिमेंट सेलेक्ट कर रहे हैं तो होगा 10C3, 10C3। इसको सॉल्व करेंगे आप। 10 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, एनसीआर का फॉर्मूला आप जानते होंगे, उससे आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 10 × 9 × 8/6। सो 3 2 जा, 3 3 जा, और यहाँ से 5 आ जाएगा। सो 5 × 3 × 8। तो टोटल सैंपल स्पेस में 120 एलिमेंट हमें देखना है अब कि द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ दिस सेलेक्टेड नंबर इज 9। तो हम वो वैसे ट्रिपलेट, जैसे मैं अगर सैंपल स्पेस लिखूं तो ये कुछ ऐसा हो सकता है कि 1 2 3, फिर ऐसे ही 1 2 4, ऐसे करके टोटल लिखेंगे। लाइक एग्जांपल लास्ट में होगा 8 9 10। सो इस तरीके से टोटल आपके पास 120 एलिमेंट इसमें होंगे। अब मैं इवेंट की बात करता हूँ कि सम 9 हो। सो इवेंट ई ले लेते हैं, जिसका मतलब है सम इज 9। तो मुझे ऐसे आउटकम ढूंढने होंगे जहां सम 9 होता है। ट्रिपलेट ढूंढना है, 3 नंबर सेलेक्ट किया था। तो देखिए जैसे हो सकता है कि 1 2, अब ये 3 हो गया तो यहाँ मुझे लेना पड़ेगा 6, तो 9 हो जाएगा। फिर अगर मैं 1 3 लेता हूँ तो यहाँ 5 लेना पड़ेगा। 1 4 लेते हैं तो 4 लेना पड़ेगा। तो लेकिन 4 हम रिपीट नहीं कर सकते, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें इनमें से 3 चूज करना है विदाउट रिप्लेसमेंट। यहाँ रिप्लेसमेंट हो गया, रिपीट हो गया, वैसा नहीं कर सकते। सो 1 4 4 नहीं ले सकते हम। सो 1 5 1 5 3, लेकिन 1 3 5 ऑलरेडी ले चुके हैं तो हम उस तरह से रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, तो यही रहेगा। और 1 6 करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये हो गया। अभी आगे बढ़ाते हैं, जैसे 2 3। सो 2 3 के बाद आगे हमें देखना क्या होगा। तो 5 हो गया, 2 3 4, फिर 2 4 3 आ जाएगा, लेकिन ऑलरेडी आ चुका है। तो ये 2 देखो, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है ना। तो ये दोनों एलिमेंट सेम होंगे। मैं 2 3 4 लिखूँ, 2 4 3, क्योंकि यहाँ पे मैं 3 नंबर सेलेक्ट कर रहा हूँ विदाउट रिप्लेसमेंट। और ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि यहाँ मैं 10C3 लिया हूँ, तो यहाँ ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये दोनों सेम होंगे। मतलब इसमें ये सेट ले रहा हूँ, ऐसे इससे लिखने बजाय अब इसके अंदर ये एक सेट है, 3 नंबर सेम नंबर है ना, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता, तो ये दोनों सेम माने जाएंगे। तो ऐसा नहीं लिख सकते हम। फिर 2 4 लेंगे तो यही आएगा। 2 5 लेंगे, सो अगर मैं 2 5 लेता हूँ तो फिर 2 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। 2 6 लेंगे तो एक लेना पड़ेगा, 2 6 1, लेकिन 1 2 6 ऑलरेडी आ चुका होगा। तो इस तरह से आप आउटकम्स लिखेंगे टोटल, ये भी पॉसिबल नहीं है। सो 2 7 तो आगे पॉसिबल नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। सो हमने 1 2 देखा, 1 से देखा, 2 से देखा, 3 से स्टार्ट करते हैं। सो होगा 3। सो 3 ऑलरेडी यहाँ ही चुका है। सो जैसे 3 के बाद मैं
4 ले सकता हूँ क्योंकि 1 3 ऑलरेडी है ना, कंसिडर कर चुके हैं। 3 के बाद 4, सो 4 3 2, यही बात आ गया, सेम ही है, नहीं ले सकते ऐसा। 3 5 1, 3 5 1 आ चुका है। 3 6 ले नहीं सकते, तो और पॉसिबिलिटी यहाँ बन नहीं रहा। 4 से करेंगे यही आ जाएगा, सो है ना, अगर मैं लिखूँ 4, तो 4 1, सो 4 1 4 करना पड़ेगा, पॉसिबल नहीं है। 4 2 करेंगे, 4 2 3 वो ऑलरेडी आ चुका है। 4 3 करेंगे तो 2 आ जाएगा, वही बात है। 4 5, अच्छा 4 5 से स्टार्ट करें कि 4 5 तो होगा नहीं, तो और पॉसिबल है नहीं अब, तो यही आउटकम होंगे, है ना, आगे आप नहीं जा सकते, और क्योंकि बाकी कुछ भी लेंगे यही आएगा टोटल। तो आंसर क्या आ गया? अच्छा, ऐसे ऑप्शन देख के भी आइडिया लगा सकते हैं आप। तो यहाँ से आंसर आया हमारे पास, ये 3 आउटकम है, 3 ही मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा। आप बना के देखिए। सो 10 नंबर में कोई भी 3 चूज करना, इसका सम 9 हो, और ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको ये ध्यान, ये 3 एलिमेंट होंगे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी आएगी, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई होगी 3 आउटकम्स आउट ऑफ 120, तो ये 1/40 आ गया। तो ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना। जैसे आपको सेलेक्ट करना क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, तो यही बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, लाइन एल इज अ लाइन एल पैरेलल टू द वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप पासेस थ्रू पॉइंट 1 2 4 एंड मीट्स द एक्स वाई प्लेन एट द पॉइंट पी, सो द डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड पी इज। सो एक लाइन है जो पैरेलल है इस वेक्टर के, और पासिंग थ्रू दिस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? सो आर बराबर ए प्लस लैम्बडा बी। सो बी जिसके पैरेलल है, यहाँ होता है कि एक लाइन है जो किसी पॉइंट से पास कर रही है, लेट से ए है, ये पॉइंट है, और ये बी वेक्टर के पैरेलल है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? तो ये आएगी। अब कह रहा है मीट द एक्स वाई प्लेन एट पॉइंट पी, सो मीट द प्लेन, मीट द एक्स वाई प्लेन एट पॉइंट पी। सो एक्स वाई प्लेन मतलब, हाँ, जहाँ पे जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो ये एक्स वाई प्लेन को मिलती है पॉइंट पी पे, है ना, इसका मतलब है जेड कोऑर्डिनेट पे होगा। तो डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड पी क्या होगा? ठीक है, तो आ जाएगा, देखिए। तो यहाँ से आप इक्वेशन निकालिए पहले। सो आर इज इक्वल टू ए, आपके पास किस पॉइंट से पास कर रहा है? 1 2 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप, ये पॉइंट है करस्पॉन्डिंग, प्लस लैम्बडा बी है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो यहाँ से आर वेक्टर जो आ गया, सो आर वेक्टर एक्चुअली जो होता है, आर वेक्टर की एक्चुअल मीनिंग क्या है? ये पोजीशन वेक्टर है पॉइंट एक्स वाई जेड का, तो ये होता है एक्चुअल में होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इसको ऐड कर लीजिए। सो 1 प्लस लैम्बडा आई कैप, 2 प्लस लैम्बडा जे कैप प्लस फिर 4 प्लस लैम्बडा के कैप, यही है। अब इन दोनों को आप कंपेयर कर लेंगे, तो यहाँ से आएगा, सो यहाँ से आएगा x इज इक्वल टू 1 प्लस लैम्बडा, वाई इज इक्वल टू 2 प्लस लैम्बडा, जेड इज इक्वल टू 4 प्लस लैम्बडा। ये पॉइंट अभी P का कोऑर्डिनेट कब होगा? इसने कहा कि जो लाइन है वो मिड एक्स वाई प्लेन एट पॉइंट P, तो एक्स वाई प्लेन पॉइंट P पे मिल रही है ना लाइन, जो एक्स वाई प्लेन को पॉइंट P पे, तो पॉइंट P एक्स वाई प्लेन में है, तो उसका जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो आप जेड कोऑर्डिनेट को 0 कर दीजिए। तो जेड कोऑर्डिनेट को 0 कर देंगे तो लैम्बडा की वैल्यू आ गई -4। अब लैम्बडा को -4 रखिए, तो आपके पास P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ गया? तो जो P पॉइंट लैम्बडा को -4 रखिए, तो 1 -4 -3, 2 -4 -2, 4 है ना, तो ये 0 हो जाएगा। सो ये आपका -3 -2 0, ये आ गया आपके पास। अब ठीक है, तो ये P हमारे पास है। अब क्वेश्चन है व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड P, तो यू नो डिस्टेंस फॉर्मूला, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 0 0, इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है OP, तो क्या होता है? रूट अंडर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर
प्लस Z2 माइनस Z1 होल स्क्वायर है ना, x1 y1 Z1 x2 y2 Z2 2 पॉइंट है, उसके बीच का अगर डिस्टेंस निकालना है तो क्या करेंगे, अब डिफरेंस लेंगे, तो ये जस्ट आ जाएगा 9 + 4 + 0, सो √13 आंसर आ गया। सो √13 जो है O से P का डिस्टेंस है, तो O से P का डिस्टेंस है √13। सो दिस इज द आंसर। तो पहले मैंने इक्वेशन निकाले, ये इक्वेशन है उस लाइन का। अब मैं कहा ये एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट होगा पॉइंट P का, इसने कहा एक्स वाई प्लेन पे है तो जेड कोऑर्डिनेट 0 कर दिया, तो उससे लैम्डा आ गई, लैम्डा यहाँ पुट कर दिया तो P का कोऑर्डिनेट आ गया। अब डिस्टेंस फॉर्मूला से ओरिजिन और P के बीच का डिस्टेंस निकाल लिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 20 PT denote the population of the species at point T. PT is given by the equation this. तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन हो गया है ना। यहाँ से dp upon dt is p into 1 minus p, and if the initial population is this, then the population at time t. तो पहले आपको इसको सॉल्व करना होगा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, तो आप वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगा सकते हैं, यहाँ से आ जाएगा आंसर। सो आ जाएगा dp अपॉन p इंटू 1 माइनस पी, तो कितना आ गया, ये हो गया dt। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर लीजिए, सो दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आपको, तो उसके लिए इसको पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा। सो आप इसको लिख सकते हैं 1/1 माइनस पी, ये आ जाएगा। एक मिनट, p 1 माइनस पी है, अच्छा तो मुझे लग रहा है इसको प्लस करना पड़ेगा, तो प्लस करेंगे तो p होगा 1 माइनस पी, कट जाएगा, यस। तो आप ऐसा लिख सकते हैं dp इज इक्वल टू dt। अब इसको डिफरेंट वो कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर लीजिए। सो 1/log x का इंटीग्रेशन है ना, जानते हैं आप, तो यहाँ माइनस कॉमन भी ले सकते थे आप, आपकी मर्जी है। सो ये आ जाएगा log ऑफ mod 1 माइनस पी, चूँकि p का कोएफिशिएंट -1 है तो एक माइनस भी बाहर आएगा, क्योंकि कोएफिशिएंट -1 है, इसीलिए जैसे डिफरेंशिएशन भी करते हैं तो माइनस होगा, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आंसर आएगा, ठीक है। और प्लस log p यहाँ पे है, और इक्वल टू t प्लस सी, ऐसा लगा दीजिए आप। सो या c इधर रख सकते हैं। सो ये अभी आपके पास आ गया एक इक्वेशन, सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं इसको, आप लिखेंगे log a माइनस log b, तो जगह p अपॉन 1 माइनस पी का log जो है log ऑफ p अपॉन 1 माइनस पी, सो आ गया t प्लस सी। सी की जगह आप log c भी ले सकते हैं आसान बनाने के लिए, log c। तो यहाँ से अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आंसर निकल के आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो log को इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा p अपॉन 1 माइनस पी बराबर e की पावर t प्लस log c। इसको ब्रेक कर लीजिए, e की पावर t, e की पावर log c। सो यहाँ से p अपॉन 1 माइनस पी की वैल्यू आ जाएगी, ये e की पावर log c, c हो जाएगी c e की पावर t। सो ये अभी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन था ना, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का मैंने सॉल्यूशन निकाल दिया। और ये जो मेथड है इसको बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ये चैप्टर 9 क्लास 12 के एनसीईआरटी में है, 9.3 साइज है, 9.4 साइज होगी ये, तो उसमें आ जाएगा वेरिएबल सेपरेबल। अब सी निकालना है, तो सी निकालने के लिए ये कंडीशन दिया गया है कि टी को 0 रखोगे तो पी 0.1 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में दिया है कि जब टी को 0 रखेंगे तो पी 0.1 हो जाएगा, तो रख दीजिए, यहाँ सी की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, टी को 0 रखते हैं, पी 0.1 रखते हैं, तो कितना हो जाएगा 0.1 अपॉन 0.9 इज इक्वल टू सी आ गया। तो सी की फाइनली वैल्यू आ गई 1/9। तो अब फाइनल सॉल्यूशन क्या आ गया, ये आ गया p अपॉन 1 माइनस पी 1/9 e की पावर t। अब आपसे पूछ रहा है कि बताओ जब t की वैल्यू 1 है, जब t की वैल्यू 1 है तो क्या वैल्यू होगी p की, तो t को 1 रख देते हैं। क्वेश्चन यही है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन t इज इक्वल टू 1 द पॉपुलेशन इज, चलिए t को इसमें आप 1 रख दीजिए, तो हम लोग क्या करेंगे t को 1 रख देंगे, तो अब t इज इक्वल टू 1 रखते हैं इसमें। सो p अपॉन 1 माइनस पी इज इक्वल टू e अपॉन 9 हो गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 9p इज इक्वल टू e माइनस ई टाइम p वाले को एक साइड ले आइए, सो 9 प्लस ई इंटू पी इज इक्वल टू
ई हो जाएगा। सो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 9 प्लस ई इंटू पी बराबर दिस, तो पी की वैल्यू आ जाएगी ई अपॉन 9 प्लस ई। सो ये आपके आंसर है। सो ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, देख लीजिए। सो सॉल्व करके जैसे हमने क्या किया, पहले डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किए, टी को 0 रखा, पी को 0.1 रखा, उससे सी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू रख दिया, तो ये फाइनल, ये जनरल सॉल्यूशन था, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया। अब इसमें टी को 1 रख दिया, पी की वैल्यू निकाल ली, तो ये आंसर है ई अपॉन 9 प्लस ई। यही सही लग रहा है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेड बी द सेट ऑफ इंटीजर एंड एफ एंड जी आर 1 1 मैपिंग फ्रॉम जेड टू जेड। तो आपको बता रखा है एफ ऑफ जी ऑफ एन इज जी ऑफ एन प्लस वन फॉर इवन एन, एंड जी ऑफ एफ ऑफ एन एन माइनस एफ ऑफ एन माइनस वन फॉर ऑड एन, F1 3 है। तो बताओ इनमें से क्या होगा, है ना। तो हमें देखना है कि इनमें से कौन सा ट्रू होगा एक्चुअली। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो जेड बी द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स एंड एफ जी आर द 1 to 1 मैपिंग फ्रॉम जेड टू जेड, और हमें F1 3 दे रखा है, मुझे चाहिए G2 या F3 चाहिए। तो F1 3 दे रखा है ना। चलिए ट्राई करके देखते हैं, तो ऑड 1 है ना, यहाँ पे रख के देखते हैं। सो हमें G2 है ना, तो यहाँ पे 2 रखना होगा, तो इसमें आप 2 रखिए n को, पहले यहाँ से देखते हैं सॉल्व करके। सो एफ ऑफ जी ऑफ 2 बराबर जी ऑफ 3 प्लस 1, ये आ जाएगा। और इस वाले में आप n को 3 रखिए अभी। सो जी ऑफ एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 माइनस 1। तो ये तो 2 3 रखा हमने, 1 किस में रख सकते हैं, ऑड वाले में। तो ऐसे ही यहाँ पे ऑड में 1 रखिए, इसमें 1 रखते हैं हम लोग, है ना। सो इस वाले में अभी 1 रख के देखते हैं, तो जब 1 रखेंगे तो क्या होगा। सो जी ऑफ एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 माइनस 1। और बता रखा है कि एफ जी 1 1 है, तो 1 1 क्या होता है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट का इमेज डिस्टिंक्ट होने चाहिए। सो जी ऑफ एफ ऑफ 1 इज एफ 0 माइनस 1, और मुझे F1 दे रखा है 3, तो यहाँ से है ना F1, ये जो F1 यहाँ पे यूज़ हुआ है इसकी वैल्यू 3 है। तो G3 इज F0 माइनस 1, ठीक है यहाँ से। सो G3 ये आ गई F0 माइनस 1, और F0 कैसे आएगी। सो G3 मुझे मिला F0 माइनस 1, और ये 1 1 फंक्शन है, ध्यान ये रखना है कि ये 1 1 फंक्शन है। तो यहाँ मैं अगर पुट कर दूं यहाँ से, तो यहाँ से क्या आएगा, एफ ऑफ जी ऑफ 2, जो एफ ऑफ जी ऑफ 2 है इसमें पुट कर देता हूँ। तो ये जो F3 है, G3 आया है, इस G3 को यहाँ रख दीजिए आप, तो क्या बनेगा, तो ये F0 हो जाएगा। अब यहाँ से समझिए, तो मैंने क्या किया, इस G3 को, ये जो G3 की वैल्यू यहाँ रख दिया, तो ये इक्वेशन ऐसी बन गई। अभी इसने कहा है 1 1 फंक्शन है, तो 1 1 फंक्शन क्या होता है कि मैं लिख देता हूँ, 1 1 फंक्शन में ये होता है कि fx1 इज इक्वल टू fx2 इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। ये 1 1 फंक्शन का डेफिनेशन है कि अगर f11 है तो fx1 इज इक्वल टू fx2 इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। तो यहाँ ऐसे ही हो जाएगा, देखिए fx1 इज इक्वल टू fx2 इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। तो यहाँ से आपको इम्प्लाइज क्या मिला, यहाँ से आपको मिला कि ये जो G2 है
दैट G2 इज 0, ये मिल गया मुझे, तो G2 इज 0, दिस इज करेक्ट बस। और ये सिंगल करेक्ट ऑप्शन है तो यही सही है। सो एफ ऑफ G2 बराबर F0, तो G2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो उससे आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट कह रहा है कि कंसीडर टू वैक्टर्स पी क्यू ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। तो मुझे बता रखा है कि मैग्नीट्यूड पी और मैग्नीट्यूड क्यू इक्वल है, ये वैक्टर है, तो अभी मैं ऐसा लिख देता हूँ। वहाँ बोल्ड फेस लेटर लिखा हुआ है, तो मतलब वैक्टर को या तो बोल्ड फेस लेटर लिखो या इस तरह से ऊपर एरो लगाओ आप। तो इक्वल मैग्नीट्यूड है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ पी प्लस क्यू इज 2 टाइम लार्जर देन, तो कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ पी प्लस क्यू, तो वैक्टर ऐसा लिख देता हूँ, ये इक्वल है 2 टाइम मैग्नीट्यूड ऑफ पी माइनस क्यू, ऐसा समझिए। देन एंगल बिटवीन देम इज, तो मुझे बताना है कि इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा। तो आपको क्या करना है, जब इस तरह के क्वेश्चंस हो तो जब भी आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, p प्लस क्यू होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम p माइनस क्यू मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर। और हमने एक फॉर्मूला देखा हुआ है, a डॉट a जो होता है ना, दिस इज मैग्नीट्यूड a का स्क्वायर। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। तो उसी लॉजिक से ये जो क्वांटिटी है मेरे पास, लेफ्ट साइड हो जाएगा p प्लस क्यू डॉट p प्लस क्यू, एंड राइट साइड को लिख सकते हैं 4 टाइम p माइनस क्यू डॉट p माइनस क्यू। अब इसको आप मल्टीप्लाई करिए, देखिए क्या होता है। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो p को p से, सो p डॉट p प्लस p को q से, p डॉट q, फिर q को p से, q डॉट p प्लस q को q से, q डॉट q। तो ये तो बस लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई किया, वही राइट साइड करेंगे तो 4 टाइम रहेगा और वहाँ मल्टीप्लाई कीजिए। सो p डॉट p माइनस p डॉट q माइनस q डॉट p, और आ जाएगा प्लस q डॉट q। तो ये अभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये LHS वाला ये है, RHS वाला ये है। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए। बोल रहा है कि कंसीडर थ्रू वेक्टर पी एंड क्यू ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, पी और क्यू का मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो ये p डॉट p हो जाएगा मॉड p स्क्वायर, ठीक है। और ये p डॉट q q डॉट p सेम होता है, तो 2 टाइम p डॉट q हो जाएगा, है ना। और प्लस q डॉट q मॉड q स्क्वायर, सेम यहाँ पे कीजिए p डॉट p, तो मॉड p स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, तो 4 टाइम मॉड p का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आपका 2 टाइम p डॉट q, और आगे प्लस में मॉड q का स्क्वायर। अब आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो एक बार क्या होगा, यहाँ 4p मॉड p है, यहाँ 4 मॉड q है, तो हम लोग मॉड p स्क्वायर मॉड q स्क्वायर को उधर शिफ्ट कर देते हैं। देखिए इसको यहाँ रखता हूँ जस्ट मैं, 2 टाइम p डॉट q इज इक्वल टू, अच्छा इधर से क्या करते हैं, ये जो 4 टाइम माइनस 2 p डॉट q इधर लेफ्ट साइड बुला लेते हैं, तो 4 2 ज़ा 8 माइनस में होगा, इधर आगे प्लस हो जाएगा, तो प्लस 8 p डॉट q इज इक्वल टू 4 मॉड p स्क्वायर 4 मॉड q स्क्वायर, और यहाँ से मॉड p स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस होगा, ये माइनस होगा। सो 4 मॉड p स्क्वायर माइनस, तो ये हो जाएगा 3 मैग्नीट्यूड ऑफ p स्क्वायर 3 मैग्नीट्यूड ऑफ q स्क्वायर। और मुझे ये बोल रखा है कि पी क्यू का मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैग्नीट्यूड q को हटाकर मैग्नीट्यूड p कर सकता हूँ। तो देखिए यहाँ से, तो ये हो गया 10 p डॉट q इज इक्वल टू, ये दोनों सेम ही है, तो ये हो गया 6 मॉड p स्क्वायर, क्योंकि मॉड q मॉड p के इक्वल है, गिवन है, दोनों सेम हो गया, 3 + 3 6 हो गया। यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे 10 टाइम
तो मैग्नीट्यूड ऑफ पी मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू कॉस थीटा 6 टाइम मैग्नीट्यूड ऑफ पी स्क्वायर हो गया, ठीक। सो मैग्नीट्यूड पी पी कैंसिल हो जाएगा। अच्छा मैग्नीट्यूड क्यू तो इक्वल ही है, तो एक मिनट काम करते हैं, मुझे कॉस थीटा चाहिए ना, तो यहाँ से हम कॉस थीटा निकालते हैं। तो कॉस थीटा होगा, ये है 6 टाइम मैग्नीट्यूड पी स्क्वायर, और ये 10, देखिए मॉड पी मॉड क्यू इक्वल है, तो मॉड क्यू को मॉड पी ही लिख दीजिए। तो ये हो गया मॉड पी का स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, तो 6/10 मतलब 3/5। तो यहाँ से कॉस थीटा आ गया 3/5। पूछा क्या है, तो हमसे पूछा गया है कि देन एंगल बिटवीन देम इज। सो बताइए इन दोनों के बीच का एंगल क्या होता है। तो ये 3/5 है ना, ये कहीं ना कहीं कॉस पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, ये पॉजिटिव है ना, तो कॉस पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कितना होता है। अच्छा एक मिनट बोला, मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू इज 2 टाइम्स लार्जर देन पी माइनस क्यू। हाँ ठीक है, 2 टाइम्स लार्जर दिस। तो एंगल बिटवीन क्या होगा, हमने स्क्वायर किया, तो ये हो गया 10, 4 माइनस गया 3, 6/10 3/5। 3/5 जो एंगल होगा तो यहाँ 127 आएगा आई थिंक, हाँ। सो 180 माइनस थीटा अगर करेंगे ना कॉस, अच्छा फर्स्ट क्वाड्रेंट का तो यहाँ कोई भी नहीं है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहाँ से जो एंगल आना चाहिए मेरे हिसाब से, किस क्वेश्चन ये है कि किस एंगल पे 3/5 आएगी, ये कोई स्टैंडर्ड एंगल तो नहीं है, बट या तो डेटा क्वेश्चन में दिया होगा या हमें खुद डिसाइड करना पड़ेगा। तो इसका आई थिंक चेक करना पड़ेगा, मुझे अभी याद नहीं है किस एंगल पे होता है। सो इसको, ठीक है इसको भी आगे देखते हैं, मेरे लिए भी देखना पड़ेगा ये 3/5 किस एंगल पे आता है, मुझे भी याद तो नहीं है, तो देखना पड़ेगा इसमें या तो कुछ हो। तो अभी के लिए इसको ना यहीं पे रुकता हूँ मैं, बाकी दूसरे वीडियो में डिस्कस कर लेंगे इसको। अभी आगे बढ़ते हैं। सो ये जो 36 नंबर क्वेश्चन है कि एफ एक्स है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी जब एक्स 0 से 1 में है, और सी एक्स प्लस साइन π/2x बस 1 से 2 में है, और ये कॉन्टीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है हर पॉइंट पे 0 2 में, और f2 π/4 भी है। तो पूछ रहा है बताओ क्या होगा। अच्छा तो पहली बात तो ये f2 π/4 है, ठीक है, और फंक्शन के हिसाब से f2 कितनी आएगी, फंक्शन के हिसाब से x को 2 रखेंगे यहाँ पे तो 2c, और 2 रखेंगे sin π0, तो यहाँ से c आ गया π/8, यहाँ से तो ये आ गया c π/8 आ गया। तो ये 36 नंबर मतलब MSQ है ना, 36 नंबर है MSQ है ये। तो ये π/8 आ गया। अब आगे अगर मैं लिमिट की बात करूं, तो ये 1 पे भी कॉन्टिन्यूअस है, तो 1 की लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स
इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू f1. सो 1 माइनस एफ एक्स, 1 के लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो ये a प्लस बी होगी. राइट हैंड लिमिट लेंगे आप तो ये आ जाएगी c प्लस साइन पाई बाई 2. मैं क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट ये है, वो जब x की वैल्यू 1 से छोटी है तो यहाँ x को मैंने 1 रखा. राइट हैंड लिमिट में इसमें x को 1 रख रहा हूँ तो 1 रखेंगे, c प्लस साइन पाई बाई 2 1 ही हो जाएगी. सो ये बाकी ये f1 वही आएगा, f1 यही आएगा, c प्लस 1 आएगा. तो 1 दोनों तरफ लगा रखा है. अच्छा ठीक है, तो है ना, तो मेनली इसको क्वेश्चन सॉल्व करना है. c प्लस 1 तो आ ही चुका है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाई 8 प्लस 1. तो यहाँ से ओके है. और 2 पे कॉन्टिन्यूअस था फंक्शन तो यहाँ से एक और इक्वेशन आ जाएगी. यहाँ से कई सारे इक्वेशन निकल के आएंगे देखिए. सो अभी मैं ये तो बस वैल्यू यूज़ किया था 2 पे. 2 पे अगर कॉन्टिन्यूटी यूज़ करेंगे तो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, अच्छा 2 प्लस तो है भी नहीं तो 2 माइनस से ही काम चलाना पड़ेगा, इज इक्वल टू f2. क्योंकि यहाँ पे इंटरवल ना 2 के राइट हैंड लिमिट है ही नहीं, राइट हैंड लिमिट मतलब 2 के राइट साइड के पॉइंट, तो उसमें फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है तो हमें इसी से काम चलाना पड़ेगा. सो f2 मेरे पास है, ये f2 था पाई बाई 4 और 2 माइनस एक्स की वैल्यू 2 से कम है तो यही आ गया, तो यहीं से ही आ गया था. ओके तो ये तो 2c, तो आंसर तो यहीं से आ गया था. ठीक है, c तो वैसे ही आ गया था. ओके है. तो यही आएगा, यहाँ से निकल के यही आएगा, कुछ नया नहीं मिलेगा. अब डिफरेंशिएबिलिटी पे आते हैं. अब डिफरेंशिएट कर दीजिए. सो यहाँ से आप क्या करो, एफ डैश निकालो. सो अब अगर यहाँ पे आप एफ डैश एक्स लिखते हो तो क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का डेरिवेटिव 2ax. कब, जब x आपका 0 से 1 में है. और इसका डेरिवेटिव करेंगे c प्लस साइन पाई बाई 2x, तो पाई बाई 2 कॉस पाई बाई 2x. ये कब है, जब x की वैल्यू 1 से 2 में होगी. तो ये आपका एफ डैश एक्स है. ठीक है, तो एफ डैश एक्स ये दे रखा है. तो x जब 0 से 1 में है तो 2ax है. c प्लस पाई बाई 2 कॉस पाई बाई 2x है जब x 1 से 2 में है. तो आपसे पूछ रहा है कि ABCD क्या है. ठीक है ना, तो चूंकि मैंने डिफरेंशिएट क्यों किया कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होने चाहिए. तो देखिए इसमें आप x को 1 रखिए तो ये हो जाएगा 2a. इसमें आप x को 1 रखिए तो ये हो जाएगा c, क्योंकि cos 90 0, ये हो जाएगा. तो मैंने एट x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहा हूँ, तो राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होने चाहिए. तो ये हो गया मेरे पास 2a इज इक्वल टू सी. तो c तो मुझे पहले से पता है पाई बाई 8, तो a की वैल्यू आ गई पाई बाई 16 यहाँ से. ठीक, अब सेम काम आप 2 पे कीजिए. तो 2, अच्छा 1 पे ही करना था, हो तो गया, a आ गया तो यहाँ से b आ जाएगा. ओके, यहाँ पे a पुट कर दीजिए. सो पाई बाई 16 प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाई 8 प्लस 1. तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई पाई बाई 8 माइनस पाई बाई 16. तो ये 2 पाई बाई 16 है ना, माइनस पाई, तो पाई बाई 16 ये आ जाएगा पाई बाई 16 प्लस 1, ये आ जाएगा. तो ये ओके, ठीक है ना, अब सब आ गया. a पाई बाई 16 है, b पाई बाई 16 प्लस 1 है, c पाई बाई 8 है. तो देख लीजिए अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. सो ये तो ओके है लग रहा है, पाई बाई 16 b, तो ये ओके है. b हमारा पाई बाई 16 प्लस 1 है और c पाई बाई 4 है. नहीं, c पाई बाई 8 है ना, ये 2c पाई बाई 4 है, यहाँ से c पाई बाई 8 होगा. तो ये भी ओके लग रहा है. a पाई बाई 8 c पाई बाई 8, a पाई बाई 8 तो नहीं है तो गलत है ना, a पाई बाई 8 तो नहीं है. ठीक है, तो इसमें a और b दोनों करेक्ट ऑप्शन. हमने क्या किया, हमने कॉन्टिन्यूटी यूज़ किया 2 पे, कॉन्टिन्यूटी यूज़ किया 1 पे, फिर डिफरेंशिएबिलिटी यूज़ किया 1 पे. तो कैसे डिफरेंशिएबिलिटी यूज़ किया 1 पे, तो हमने डेरिवेटिव पहले निकाल दिया. अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 1, राइट हैंड डेरिवेटिव एट 1, दोनों को इक्वल कर दिया मैंने, तो उससे डिफरेंशिएबिलिटी 1 पे चेक कर लिया. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं.
सो ये कह रहा है कि ट्रायंगल पी क्यू आर में क्यू 60 डिग्री है, एस मिड पॉइंट है क्यू आर का, क्यू एस पी एस इक्वल है, पी आर 5 है, तो क्या होगा इसमें? ओके चलिए ट्राई करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। तो ये कह रहा है कि ट्रायंगल पी क्यू आर जो है दिस, सो ये और ये, सो ये है पी क्यू आर और ये है आपका 60 डिग्री एंगल। कह रहा है एस मिड पॉइंट है क्यू आर का, क्यू एस और पी एस इक्वल है, क्यू एस पी एस, तो ये भी इक्वल होगा। अब यहाँ पे क्या आप देखिए, ये जो एंगल 60 है, सो दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, तो एक रिजल्ट होता है कि साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो इसके अपोजिट ये एंगल और इसके अपोजिट ये एंगल, दोनों ये भी 60 हो जाएगा, और ये दोनों 60 हो गया तो ये भी 60 होना पड़ेगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों साइड का एंगल का सम 180 होता है। सो यहाँ से आपके पास ये आ गया, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। तो मान लीजिए ये लेंथ x है, तो ये भी x होगा, तो ये भी x होगा, ये भी x होगा। अब कह रहा है कि पी आर 5 है, पी आर का लेंथ 5 है, तो क्या होगा पी क्यू? सो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये हमारे पास, अब मुझे इन्होंने 60 डिग्री एंगल दिया हुआ है क्यू, तो हम लोग क्या करते हैं, कोसाइन फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो कोसाइन फॉर्मूला क्या होता है? दिस इज द कोसाइन फॉर्मूला। अगर ए बी सी ट्रायंगल है, ए के अपोजिट स्मॉल ए है, बी के अपोजिट स्मॉल बी है, सी के अपोजिट स्मॉल सी है, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। तो यहाँ से आंसर क्या आएगा? तो इसको यूज़ कर ली, तो यहाँ मैं अगर यूज़ करूँगा कॉस क्यू एंगल जो है, कॉस क्यू अगर लगाऊँ इस पर, तो मैं पी क्यू आर ट्रायंगल पे लगा रहा हूँ, तो एडजेसेंट साइड तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर ये एडजेसेंट साइड 2x स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, अपोजिट वाला ये फॉर्मूला लगाइए आप, ये वाला कॉस बी क्या था, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास आंसर 2 इंटू एक्स इंटू 2x, और Q कितना है 60 डिग्री, तो कॉस 60 कितना होता है 1/2, ये कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 25 अपॉन 4x स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। सो 2x स्क्वायर इज 5x स्क्वायर माइनस 25, सो 3x स्क्वायर इज 25। तो यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 25/3, ठीक है, तो x स्क्वायर है 25/3, सो x स्क्वायर 25/3 हो गया। तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 5/√3। सो ये आपका पहला ऑप्शन करेक्ट है। x क्या था? पी क्यू का लेंथ था ना, पी क्यू पी एस क्यू एस सब x है। अच्छा पी एस क्या है? पी एस, सो पी एस ये गलत है। अब आते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एस आर। देखिए पी एस आर ट्रायंगल के एरिया पे, तो इसका तीनों साइड मुझे पता है। अगर किसी ट्रायंगल का तीनों साइड पता है तो वहाँ आप लगा सकते हैं हीरोन्स फॉर्मूला एरिया निकालने के लिए। क्या होता है हीरोन्स फॉर्मूला? ये है हीरोन्स फॉर्मूला। एक सेमी पैरामीटर लिख लीजिए, ये इसी ट्रायंगल के लिए बोल रहा हूँ। तो सेमी पैरामीटर क्या है? ए प्लस बी प्लस सी, तीनों साइड का सम अपॉन 2, ये सेमी पैरामीटर है। तो इसके करस्पॉन्डिंग आपके एरिया आएगा एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। सो दिस इज द एरिया, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये एरिया आ जाएगा। तो अच्छा यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रहा था, अगर ये एंगल थीटा है और ये एंगल ये साइड एक्स है, तो ये थीटा है तो ये भी एक्स होगी। मतलब एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, या साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल इन अ ट्रायंगल, तो इसलिए यूज़ किया हमने। तो यहाँ से क्या आ गया? तो फाइनली ये आ गया। अब ट्रायंगल निकाल लीजिए एरिया। तो एरिया अगर मुझे निकालना है पी एस आर का, है ना, एरिया चाहिए पी एस आर ट्रायंगल का, तो सेमी पैरामीटर क्या होगा? x प्लस 5/2, x कितना आया 5/√3, तो 2 टाइम 5/√3 प्लस 5/2, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो 5/√3 प्लस 5/2 आ गया, ये ना। तो ये s आ गया, s मतलब सेमी पैरामीटर। तो एरिया क्या होगा? तो हमें चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल
पी नहीं पी एस आर है ना, ट्रायंगल पी एस आर का एरिया चाहिए। पी एस आर तो ये होगा एस इंटू एस कितना है, तो ये होगा एस इंटू है ना, एस इंटू एस माइनस एक्स, एस माइनस एक्स, एस माइनस 5, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ए बी सी लेंथ साइड का है। तो यहाँ से क्या आंसर आएगा आपका, तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। सो एस आपका ये है 5/√3 प्लस 5/2 इंटू एस माइनस एक्स। तो एस माइनस जो है एक्स करेंगे आप, तो यहाँ बचेगा आपका 5/2। सो 5/2, 5/2, तो एस माइनस एक्स और एस माइनस 5, एस में 5 घटाएंगे आप तो क्या आएगा, तो ये इसमें 5 घटाएंगे 5/2 ही बचेगा ना। सो यहाँ से आ जाएगा 5/√3। सो एस में से आप घटा दीजिए, 5 घटाइए ना, 5 घटाएंगे तो ये -5 - 5/2 हो जाएगा। अब ये सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा ये a प्लस बी और ये a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 25/3 माइनस 25/4, और यहाँ है 5/2 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो यहाँ से 5/2 का स्क्वायर है, 5/2 बाहर आ गया। अब यहाँ एलसीएम ले लीजिए, तो ये आ जाएगा 4 × 25 है, 25 कॉमन ले लो, 25 की वजह से 5 बाहर आ जाएगा, ये 25 कॉमन निकाल लिया, 25 का √5 बाहर आ गया। अब ये 1/12 बचेगा, सो √1/12। तो यहाँ से आंसर 12 कितना होता है, 4 3 जाता है, यहाँ से 2 निकलेगा, 4 का √2 होगा ना, तो 2 निकलेगा, तो फाइनली आ गया 25/4 और 1/√3। सो ये आंसर आ गया फाइनली। सो 25/4 इंटू 1/√3, क्या आंसर दे रखा है यहाँ पे, सो 25 - 5√3 अपॉन 2√3, ऐसा तो नहीं आ रहा, 25 - 5√3, सो हमारा आया, नहीं तो ये तो गलत लग रहा है ना, दिस इज रॉन्ग। एंड ये आया एरिया, एरिया आया 25/4 इंटू 1/√3, ये आंसर आया। फोर्थ है एस इज द सरकम सेंटर ऑफ द सर्कल। देखिए सरकम सेंटर क्या होता है कि जैसे एक ट्रायंगल है और इसके अगर आप एक ट्रायंगल सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं तो ये सरकम सेंटर हो जाएगा। तो यहाँ एस से देखिए ये लेंथ एक्स है, ये भी लेंथ एक्स है, ये भी लेंथ एक्स है, तो आप एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं जिसका सेंटर एस होगा। ऐसा सही है, क्यों सही है, क्योंकि रेडियस एक्स रेडियस एक्स रेडियस एक्स, तो ये डी सही है, तो यहाँ पे आपका ए और डी करेक्ट आंसर होगा। तो आगे बढ़ते हैं। सो 45 नंबर क्वेश्चन है कि द प्लेन x + y + z = 0 इंटरसेक्ट दिस स्फीयर अलोंग अ सर्कल। ठीक है, 2x, y, z इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल। तो ये वाला प्लेन उस सर्कल को कट कर रही है, मतलब सॉरी इस स्फीयर को, अब ऐसा समझिए कि ये एक स्फीयर है और इसको कट कर रही है एक प्लेन। तो लाइक अब मान लीजिए इस तरह से है, एक प्लेन है जो इसको कट कर रही है इस तरह से, रफली मान लीजिए कोई प्लेन है जो इसको कट कर रही है, ऐसा बीच से कट कर दिया। तो और वो ऑब्वियसली कट करेगी तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ सर्कल बनेगा, यहाँ जो कट करेगी ना उस पर सर्कल बनेगा एक्चुअली। जब आप कट मान लो स्फेयर को, मान लो कोई क्रिकेट का बॉल है उसको आप कट कीजिए तो उसका बेस क्या है, सर्कल है ना, बॉल का जो कटा हुआ पार्ट आ रहा है। तो जब आप इसको कट करेंगे तो ये सर्कल बन के निकलेगा ना, यहाँ पे सर्कल रहेगा, जैसे यहीं पे काट दूंगा मैं तो ये सर्कल बन के बाहर होगा, तो ये पार्ट कट के बाहर होगा। ओके, तो कहना क्या चाह रहा है, दिस इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल, उस सर्कल पे, तो बताओ। तो ठीक है, इसको यूज़ कर लीजिए, x + y + z 0 है और x² + y² z² 9 है, तो इन दोनों को सॉल्व करना है। 2 इक्वेशंस 2 अननोन्स हैं, सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से z की वैल्यू निकाल के रख दो यहाँ पे, या यहाँ पे से ये बोल रहा है ना XYZ पॉइंट है सर्कल पे, तो कहना चाह रहा है 2YZ इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो बताओ y + z की वैल्यू क्या है। हाँ, चलो यहाँ से x निकाल लो, तो x निकाल लोगे ना,
जो प्लेन इंटरसेक्ट कर रहा है स्फेयर को ऑन सर्कल, और ये पॉइंट उस सर्कल पे है, 2yz इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल। तो बताओ वैल्यू ऑफ y प्लस जेड क्या होगा? तो ये दोनों को सेटिस्फाई करे, इसका मतलब है कि 2yz विल सेटिस्फाई बोथ इक्वेशन। ये चीज़ है, तो पुट कर दें, x की जगह 2 रख दीजिए आप। सो y प्लस जेड बराबर -2 आ जाएगा, और यहाँ से वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर x को 2 रख दीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा 5। सो इस तरह से आ जाएगा आपके पास। पूछा है मॉड y प्लस जेड, सो y प्लस जेड का मॉड 2 आ जाएगा, तो y प्लस जेड का मॉड 2 आ जाएगा, तो यहाँ से आंसर 2 हो जाएगा। क्योंकि ये जो पॉइंट है ना ये सर्कल पे है, और सर्कल क्या है, इंटरसेक्शन है स्फेयर एंड प्लेन का। तो वो जो पॉइंट है सर्कल का वो एक्चुअली स्फेयर पे भी है और प्लेन पे भी है, इंटरसेक्शन है ना, तो ये दोनों को सेटिस्फाई करेगी। तो यहाँ से इन दोनों सेटिस्फाई करेगी, तो यहाँ से ये इसमें x को आप 2 रख दीजिए, तो ये y प्लस जेड -2 आ जाएगा। यहाँ x को 2 रखिए, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 5 आ गया, तो y प्लस जेड का मॉड 2 आ गया, तो आंसर 2 हो गया। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि द राइट लिमिट दिस इज इक्वल, अब आपसे पूछ रहा है इसकी लिमिट किसके इक्वल आएगी। सो लिमिट x टेंस टू 3 प्लस, तो ये राइट हैंड लिमिट एट 3 है, और यहाँ पूछ रहा है आपसे x -3 का होल स्क्वायर इंटू लॉग x -3, तो अभी इसको ऐसे ही रखो साथ में, तो ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा लॉग 0 माइनस इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म है। और कोसेक है, आगे मैं ऐसा करता हूँ, इसको ब्रेक कर देता हूँ, x+3 का होल स्क्वायर इंटू कोसेक, सॉरी x -3 ना, तो x -3 का होल स्क्वायर इंटू कोसेक x -3 होल स्क्वायर। ठीक है, तो कोसेक को आप साइन कर लेंगे तो अपॉन साइन हो जाएगा। तो यहाँ से लिमिट x टेंस टू 3 प्लस, इसको आप ब्रेक कर लीजिए, तो x -3 होल स्क्वायर लॉग x -3, और कोसेक को लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन, है ना। तो ये जो सेकेंड टर्म है x+3 होल स्क्वायर अपॉन साइन, सॉरी x -3 होल स्क्वायर साइन, तो देखो ये 0 पे जा रहा है, ये भी 0 पे जा रहा है। साइन x अपॉन एक्स की लिमिट 1 होती है व्हेन x टेंस टू 0, या x अपॉन साइन एक्स की लिमिट 1 होती है व्हेन x टेंस टू 0। तो ये 0 पे लिमिट, क्योंकि x टेंस टू 3 है, तो x -3 0 है, तो ये इसकी लिमिट 1 हो जाएगी, तो ये तो लिमिट 1 आ जाएगी। अब इसका डिसाइड करना है हम क्या कर सकते हैं, तो हमें यहाँ एल हॉपिटल रूल लगाना पड़ेगा। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं दिस, और यहाँ पे 1 अपॉन x -3 का होल स्क्वायर। अब ये भी इन्फिनिटी है, ये भी इन्फिनिटी है, तो अब क्या करते हैं हम लोग, एल हॉपिटल रूल, ये तो 1 आ गया डायरेक्टली, साइन एक्स अपॉन एक्स की लिमिट 1 होती है x टेंस टू 0 पे, या x अपॉन साइन एक्स की लिमिट 1 होती है व्हेन x टेंस टू 0। तो यहाँ आप सोच रहे हो x -3 है, तो x -3 को आप x अज्यूम करिए, क्योंकि x -3 0 पे जा रही है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 3 प्लस, इसकी वैल्यू 1 अपॉन x -3, और इसकी लिमिट निकाल लीजिए। सो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की लिमिट -2 अपॉन x -3 का होल क्यूब, यही है। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के लिए आ गया, और ये तो 1 ऑलरेडी आ चुका है, इसको सिंप्लीफाई कीजिए। सो क्यूब है, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया लिमिट x टेंस टू 3 प्लस, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ये ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ से बन जाएगा x -3 का होल स्क्वायर अपॉन -2 प्लस 1, और x टेंस टू 3 प्लस, x की वैल्यू 3 है प्रॉक्स, तो x को 3 रखेंगे 0 हो जाएगी, तो आंसर आ गया 0 + 1 मतलब 1, तो आंसर इज 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर 1 है। यहाँ कह रहे एल हॉपिटल रूल, क्या एल हॉपिटल रूल या एल हॉस्पिटल रूल, इसको डिफरेंशिएट किया, इसको डिफरेंशिएट किया। अब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा, x को 3 रख दिया तो ये फाइनाइट नंबर आ गया, यही आंसर है इसका।
ये जो क्वेश्चन है लास्ट 56 तो कह रहा है ग्रेट दिस डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो बताओ इसकी लिमिट इंटीग्रल क्या होगी। तो 1 से लेके √3 है, तो इसको हम सेपरेट कर देता हूँ मैं, 1 + 1/x², और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x अपॉन 1 + x² dx, ये इंटीग्रल है। सो यहाँ से 1 से लेके √3 तक, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो दो पार्ट में ब्रेक कर लीजिए, 1 से √3 1 अपॉन 1 + x² dx प्लस 1 से √3 दिस 1 + x² dx। अब इसका इंटीग्रेशन तो आसान है, ये जो है 1 अपॉन 1 + x², ये tan इनवर्स x का डेरिवेटिव है, तो इसका इंटीग्रल आएगा tan इनवर्स x, और इसकी लिमिट है 1 से √3 प्लस, और देखिए अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो इसकी वैल्यू क्या हो, x जब 0 से 1 के बीच चूज करेंगे इसकी वैल्यू 0 आएगी, x जब 1 से 2 के बीच होगा तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। तो इसको, ये 1 से √3 है, √3 क्या है यहाँ पे 1.732 अप्रॉक्स, तो हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा दो पार्ट में। सो एक बार 1 से लेके आप, अच्छा ओके ओके, वो 1 से ही स्टार्ट है ये, तो 1 से √3 है ना x की वैल्यू, तो 1 से लेके 1.7 तक है, तो ये कह रहा है ना अगर 1.16 है तो 1 आएगी, 1.8 है तो 1 आएगी, तो 1 से 2 के बीच में x कुछ भी लेंगे वैल्यू 1 ही आएगी। तो ये तो एक्चुअली 1 से √3 है, √3 1.7 अप्रॉक्स है, तो उस केस में वैल्यू इसकी 1 ही आएगी, तो इसको हम ऐसे ही हटा सकते थे। अच्छा, तो इससे बेटर था इतना करने के बजाय कि मैं इतना है ना लेंदी किया, इससे अच्छा कि मैं डायरेक्टली यहीं यूज़ कर लूँ, मतलब ठीक है वैसे भी, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना dx, तो इसमें आसानी से हम ऐसा लिख सकते हैं कि 1 से √3 है, तो 1 प्लस, मतलब सेम क्वेश्चन लिखिए आप, तो इसको 1 रख देंगे ना, मतलब आप ये समझो मैं सेम क्वेश्चन लिखता हूँ, ये है। तो x जब 1 से रूट तक, इंटीग्रेशन करने से पहले आपको mod x को हटाना पड़ता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हटाना पड़ता है, तो इसकी वैल्यू आप 1 रख सकते हैं, 1 से √3 है तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, तो 1 + 1 2 आ जाएगी, तो ये 1 + 1 2 हो जाएगी, तो यहाँ से आंसर आएगा आपका 2 अपॉन 1 + x² dx, और इसका आंसर क्या आएगा, 2 बाहर कर लीजिए क्योंकि इसकी वैल्यू 1 हो गई, जब x 1 से √3 में है तो बॉक्स x की वैल्यू 1 होगी, इनफैक्ट फॉर ऑल x बिटवीन 1 and 2, तो 1 से √3 में भी ऐसा होगा, तो इसलिए इसको पहले हटाना पड़ेगा इंटीग्रेशन से पहले। तो यहाँ 2 आ गया, 2 बाहर कर लीजिए, तो ये हो गया tan इनवर्स x, और इसकी लिमिट है 1 से √3, तो यहाँ से आंसर आ गया 2, अपर लिमिट में tan इनवर्स √3, tan में √3 कब आता है 60 डिग्री पे, तो 60 डिग्री बोला ना, डिग्री में चाहिए आंसर, इसको आंसर, तो ये 60 डिग्री, और 1 कब आता है 45 डिग्री, तो 60 डिग्री माइनस 45, 15 दूने 30, तो ये 30 डिग्री आ गया, तो इसका आंसर 30 है। तो यहाँ बस इतना था कि पहले आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हटाना पड़ेगा इंटीग्रेशन से पहले, तो कैसे हटेगा, तो आपको रेंज देखना है कि सपोर्ट क्या है, तो 1 से √3 में इसकी वैल्यू क्या है वो रख दो, तो 1 से √3 में वैल्यू 1 ही आएगी इसकी, तो 1 रख दिया मैंने, उससे हो गया। चलिए, तो अभी हमने सॉल्व किया है 2016 IIT जैम बायोटेक्नोलॉजी के मैथमेटिक्स पोर्शन का क्वेश्चन, बाकी आपको 2005 से 2024 तक के सारे PYQ सॉल्यूशन मैथमेटिक्स पोर्शन का एक जगह चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा ऐप का लिंक है, वहाँ से आप 500 में कोर्स खरीद सकते हैं, उसमें आपको पूरा रिकॉर्डेड कोर्स मिल जाएगा 2005 से 2024 तक का। थैंक यू।